कल भी आए थे। लेक्चर नंबर 71। यार नहीं नहीं, रो ना, खड़े हो जाओ, रो ना। बिजनेस का चैप्टर खत्म हो गया, कोई मसला नहीं। साथ साथ आपने याद नहीं किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। रोने लग गए यार, हाथ होगी। बस अगला चैप्टर साथ साथ पढ़ना है जी। क्वेश्चन नंबर 41 निकालें बिजनेस के चैप्टर में। कल 2:30 से 3:30, 2:30 से 3:30, कल 2:30 से 3:30। अच्छा जी, कल कोशिश करेंगे सुबह वाली क्लास में भी न्यूमेरिकल करें और अगली वाली क्लास में भी न्यूमेरिकल करें। 2:30 से 3:30, 2:30 से 3:30। पेज नंबर 168, पेज नंबर 168, क्वेश्चन 39, 167, क्वेश्चन 39। हिरानी एंड कंपनी एक रेजिडेंट एओपी है जो कि वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेच रही है और नॉर्मल तरीके से टैक्स देती है। नॉर्मल तरीके से टैक्स देने का मतलब ये नहीं है कि सेल के 1.25 से कंपेयर नहीं करेंगे, बोल तो करेंगे। इस साल इसकी सेल है 140 मिलियन, जिसमें 10 मिलियन सेल्स टैक्स है और 5 मिलियन एक्साइज ड्यूटी है। आप मुझे बताएं, अगर इसमें सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी पड़ी है तो कल हमने टर्नओवर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? ये निकाल कर परसेंटेज लगानी है या ये डाल कर परसेंटेज लगानी है? निकाल कर परसेंटेज लगानी है। टाइम पे आया करें ना, ये निकाल कर परसेंटेज लगानी है। आप बोले जी सेल कितनी है? 140 मिलियन। इस रो में जगह नहीं है, पिछली दो में जगह है। सेल कितनी है? 140 मिलियन। 140 में से आप क्या क्या माइनस करेंगे, जरा जल्दी बताएं। 10 मिलियन पड़ा है 140 में, 5 मिलियन पड़ा है 140 में, इन दोनों को माइनस कर, नहीं प्लस कैसे करेंगे यार? एक लफ्ज देखो लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स, इसमें पड़ा है, तो इसका मतलब है ये ना कोई इस टाइप वाली फिगर है, इस तरह की फिगर है टोटल। इसमें से तो फिर माइनस करके इस फिगर पे पहुंचेगा ना। इसमें पड़ा है तो पड़ा होना चाहिए या नहीं पड़ा होना चाहिए? तो अगर सेल्स में सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज पड़ा है तो कल क्या बताया था? इसको नहीं पड़ा होना चाहिए। अब कैसे इसको निकालें? माइनस करके। तो अब आप माइनस कर देंगे 140 में से 10 और 5, तो बाकी क्या जवाब आ जाएगा? यानी 140 मिलियन में ये है फिगर, 10 और 5 15, लेकिन 15 आप इस तरह लिखेंगे, ऊपर बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी? 125। तो 125 विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। और आपको पता है उल्टा चलते हुए चीजें अगर प्लस हो रही हो तो माइनस करनी पड़ती हैं। तो 140 माइनस 15 इज इक्वल टू 125। तो 125 मिलियन की सेल पे आप लगाएंगे 1.25% और उसे कंपेयर किससे करेंगे? टैक्सेबल इनकम के कितने परसेंट से? वो टेबल 1 लगाएंगे, वो परसेंटेज वो एक निकल आएगा, टैक्स एक, टैक्स ये निकल आएगा। इन दोनों को कंपेयर करके कम से कम सेल का 1.25 देने, और अगर नॉर्मल वाला ज्यादा बना तो ज्यादा दे दीजिएगा, और अगर कोई कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट आ रही हुई तो वो भी आप निकाल दीजिएगा। ये ट्राई करेंगे सवाल घर में। क्वेश्चन 39। अच्छा, अब आप निकालें क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मैन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टर्नओवर? तुम्हें क्या पता है टर्नओवर के बारे में? भाईजान ये सारा लिख के आएंगे जो कल आपने याद किया और सुनाया अबू को, ये सारा लिख के आएंगे। किचन में बैठ के याद कर रहे थे, कल तो मौसम भी अच्छा था, तो ये सारा लिख के आएंगे। ये तो टर्नओवर की डेफिनेशन हो जाएगी। 8 नंबर। अब कुछ बच्चे इस अटेम्प्ट में मिले, सर सेक्शन 113 बिजनेस के चैप्टर के एंड पे था, हर दफा पढ़ते थे थक जाते थे यहां तक आते आते, तो ये सेक्शन छोड़ के चले गए। 8 तो सर इधर से गए ना, बाकी इंशाल्लाह फिर बताते हुए शर्म आ रही है और कहां से गए। 8 तो पूरे उन्होंने गवा दिए। कोई एक सेक्शन छोड़ते हैं, लम्हों की खताती 6 महीने में सजा पाई हो जाती है, तो रोजाना साथ साथ याद किया करें। तो टर्नओवर सेक्शन 113 में डेफिनेशन मांग रहा है वो सीधी सीधी। नेक्स्ट, लिस्ट द पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम टैक्स। ये वो 4 लोग हैं, ये वाले 4। क्वेश्चन नंबर 36। अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस, इनकम लैक्स ऑर्डिनेंस, अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस 2001, certain persons are required to pay minimum tax at the rate of 1.25% of sale. Explain the term turnover. 5 नंबर। तो ये तो 5 नंबर तो आपने यहां से लगा लेने पेपर में अपने, ये 5 तो आ गए। List the persons who are required to pay the minimum tax. 3 नंबर यहां से आ गए, ये जो 4 पॉइंट है। असल में पहले जहां 3 पॉइंट होते थे अब 4 हो गए हैं, तो ये 3 नंबर आपके यहां से आ गए। Discuss the rules of carry forward of minimum tax पेड टू सब्सिक्वेंट ईयर। कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर का रूल बताना है, ये सिर्फ 2 नंबर का बताना है। कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर, इसमें 2 पूरा बताने की जरूरत नहीं है, 2 का सी काफी होगा। किसका सी?
ट्राई करें 2 का सी, 2 का सी इसमें काफी होगा। डन। सो ये अभी इसने हल्का फुल्का टच किया था सेक्शन 113 का 10 नंबर का। अगर सेक्शन 113 में से पूरा सवाल आ जाए फिर तो शायद 15 नंबर का आएगा थ्योरी का। तो हल्का फुल्का इसने जगह जगह से टच किया है। कल कल आपको रीजंस का सवाल भी आ सकता है, तो ये भी 3-4 नंबर का हो जाएगा, तो 15 नंबर तो इधर से ही हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन 113 ही याद करना है, बाकी ऊपर वाले सेक्शन भी है। हो अच्छा, ये ना एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी नीचे, ना आपने पूछी ना मैंने बताई ना आपने याद कराई। ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेसमैन, वो सिर्फ सेल ऑफ गुड्स नहीं करा होता, वो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी करने पड़ जाते हैं मजबूरी में, सेल ऑफ इंटेंजिबल भी करने पड़ जाते हैं। कोई अपनी बिजनेस की बिल्डिंग भी उसको बेचनी पड़ जाती है। सेकंड लास्ट रो में जगह बनवा देंगे, हजर जल्दी कर लें, टाइम पे है उधर। अच्छा ठीक है, फिर पिछली रो में बैठने, इससे पिछली रो में नहीं, वो उधर नहीं ना जगह बैठने की, सीट खराब है, उधर 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 लास्ट रो में जगह बन जाएगी। अच्छा, तो बिजनेस के चैप्टर में मोहतरम हम सिर्फ सेल ऑफ गुड्स नहीं करते। ये एसी चलवाओ यार, बस हो गई है, इसने बंद करवाया था, चलाओ एसी भाई, उधर से वो बंदा है। अच्छा, तो बिजनेस के चैप्टर में हम सिर्फ सेल ऑफ गुड्स नहीं करते, कई दफा सेल ऑफ टेंजिबल करना पड़ता है, कई दफा सेल ऑफ इनटेंजिबल करना पड़ता है, कई दफा सेल ऑफ बिजनेस की बिल्डिंग करनी पड़ती है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि टर्नओवर की डेफिनेशन में इंशाल्लाह सारी चीजें शामिल है, हर किस्म की चीज शामिल है। डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर कवर्स, भाई आप देख लो रिमोट, जिनको देके चले जाए रिमोट। डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर कवर्स रिसीट फ्रॉम ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, चाहे रिसीट हो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वेदर सच रिसीट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम, अगर वो रिसीट इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेट कर रही है तो बिजनेस की रिसीट सारी सेल बिजनेस की शामिल होगी। तो सेल का जो आपने 1.25% लगाना है उसमें बिजनेस की नॉर्मल सेल भी पड़ी होगी, उसमें बिल्डिंग की कंसिडरेशन रिसीट भी पड़ी होगी, टेंजिबल्स की कंसिडरेशन रिसीट भी पड़ी होगी, इनटेंजिबल की कंसिडरेशन रिसीट भी पड़ी होगी, सारी चीजें सेल की पड़ी होंगी। डन। तो ये एक थोड़ा सा डेफिनेशन को ब्रॉड कर रहा था। अच्छा, स्पेकुलेशन बिजनेस को रिवाइज कर ले। स्पेकुलेशन बिजनेस को आपने अलग समझना है, इसकी इनकम का अलग रिकॉर्ड रखना है, इसके खर्चों का अलग रिकॉर्ड रखना है, लेकिन अलग करते करते ये ना कह देना कि ये बिजनेस ही नहीं है, इसको कहना बिजनेस ही है। इसके लॉसेस के लिए लॉसेस के चैप्टर देखेंगे। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेल और परचेज ऑफ गुड्स इज सेटल्ड अदरवाइज देन द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसमें 3 एक्सेप्शंस थी। अगर आपकी मर्केंटाइल बिजनेस है और आप गार्ड अगेंस्ट लॉस से बचने के लिए जाते हैं ताकि आप जो वहां से पैसा कमाएं वो फुलफिल कर सकें पर्सन्स अदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ मकई, तो फिर ऐसी सूरत में चाहे आप स्पेकुलेशन मार्केट से गेन कमा के हैं उसको स्पेकुलेशन ही कहा जाएगा, बल्कि नॉन स्पेकुलेशन कहा जाएगा। अगर आपके पास शेयर पड़े हैं और फिर आपको डर है कि मैं लॉस से बचना चाहता हूं और फिर आप स्पेकुलेशन मार्केट में जाके गेन कमा के आए, तो उस गेन को नॉन स्पेकुलेशन कहा जाएगा। अगर आपका जॉबिंग आर्बिट्राज का ऑर्डिनरी बिजनेस है और आपने एक स्टॉक एक्सचेंज से शेयर 10.10 के खरीद लिए हैं और आपको डर है ये पड़े हुए शेयर मेरे पास सस्ते ना हो जाए जब मैं बेचने जाऊं, तो इस रिस्क से बचने के लिए अगर आप गार्ड अगेंस्ट लॉस के लिए जाते हैं स्पेकुलेशन मार्केट में, तो आप जो गेन या लॉस वहां पे सस्टेन करेंगे डेट विल नॉट बी अ स्पेकुलेशन, रादर डेट विल बी ए नॉन स्पेकुलेशन। चलें जी, पेज 274 क्वेश्चन 1। भाई ये एसी चलवाओ, ये वाला हद होगी भाई। जरा तशरीफ लाइएगा इधर, किसी के पास रिमोट में नहीं है एप्लीकेशन मोबाइल में। क्वेश्चन 1 पेज नंबर 274, इस सफे पे जरा हाथ फेर लें, नया सफा है। ये ईओपी का पहला न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगा है, वो चैप्टर ही क्या जो न्यूमेरिकल से शुरू हो। Mr. A and B are sharing profits as a 2:3. A और B 2:3 का प्रॉफिट कमा रहे हैं इन अ शॉप रन, बचता नहीं क्या? अच्छा, इन अ शॉप रन बाय देम, शॉप से लिख लेते हैं मिसाल के तौर पे टॉय शॉप। मिस्टर A and B are sharing profits and losses in a toy shop run by them. A ने B को कहा कि मैं असलम तू बेटा कोई काम शुरू करते हैं। उसने कहा चल यार खिलौने खरीद के बेचना शुरू करते हैं। एओपी की टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 6 लाख। आगे मत पढ़ें, एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ए एंड बी की एओपी और इनका इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं।
डायरेक्ट सवाल वाले ने टैक्सेबल इनकम दे दिया, अल्लाह उसका भला करे और उसके भाग लगाए। टैक्सेबल इनकम डायरेक्ट दे दी उसने 6 लाख। याद रखिएगा एओपी के ऊपर हमेशा टेबल 1 लगेगा, क्योंकि एओपी सैलरी कमा नहीं सकती। एओपी तो पार्टनरशिप फर्म है ना, तो पार्टनरशिप फर्म खुद तो सैलरी नहीं कमा सकती, सैलरी तो इंडिविजुअल्स कमाते हैं। तो 6 लाख के ऊपर हमने टैक्स देखने जाना है चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 आपके साथ वाले की बुक में है, उसमें पेज नंबर 34 है। पेज नंबर 34 पे अगर आप देखें, आना जरूरी होता है, रोजाना आने जरूरी होता है। अच्छा, तो इनकम कितनी है बोले इस बंदे की? 6 लाख। तो सीरियल नंबर 2 लग जाएगा इस पे साथ जाके। 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख। तो टेबल 1 लगाएंगे, टेबल 1 में सीरियल नंबर 2 ये बोले जी टैक्स 5% ऑफ 2 लाख कितना आ गया? 10,000। तो ये 10,000 टैक्स किसका बन गया? एओपी का। कल तक नोट कर लें, मेहरबानी होगी आपकी। आपके बच्चे आपका एहसान याद रखेंगे। और नोट कर ले, तेरी मेहरबानी। यार ये क्या करता है तू? देखो ये तुम्हारा सफा है और तुमने 6 लाख को इधर घुसा के लिखा हुआ है, खुला खुला करके नोट कर 6 लाख को इधर। समझ गया बात? आज आपके रात सोने से पहले इंशाल्लाह टेस्ट की डिस्कशन अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, और अगर ना हुई तो फिर थोड़ा सा वेट कर। किस टाइम सोते हैं? 9 बजे। 9:15 नमाज होती है करीबी मस्जिद में। कौन है खड़ा हो जाए? हाँ, तो अभी 9 बजे सो जाते हैं। चलें जी, इट्स ओवर नाउ। तो Mr. A and B have also provided the following details which do not relate to shop run by them। ये क्या मतलब है? अब हम A और B के घर तक चले गए हैं और A और B का जाती डेटा, ये जो A का डेटा होगा इस पे B नजर नहीं मार सकता क्योंकि ये A का जाती डेटा है, और ये जो B का डेटा होगा इस पे A नजर नहीं मार सकता। तो ये तो A छुपा छुपा के रखेगा B से, और B कहेगा फिर मैं भी छुपा छुपा के रखता हूं तेरे से। लेकिन ए और बी को ये तो पता होगा कि हम जो टॉय शॉप चला रहे हैं उसमें हम कितना कमा रहे हैं। तो हो सकता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ए और बी टॉय शॉप चलाते हो, और ए शाम को घर आकर बिस्किट बेचता हो। बिस्किट ले लो भाई, बिस्किट ले लो। 5 लाख के इसने इस साल बिस्किट बेच दिए और प्रॉफिट कमाया। तो ये ए का अपना जाती बिजनेस है, विच डू नॉट रिलेट टू शॉप रन बाय देम। अब हम किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे? ए का, और फिर थोड़ी देर बाद बी का। चलें जी, ए का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। मिस्टर ए का न्यूमेरिकल, थोड़ी देर बाद मिस्टर बी का न्यूमेरिकल। अच्छा भाई, एक ना वर्किंग करनी पड़ेगी, वो वर्किंग पहले मैं कर लेता हूं, फिर उसको वक्त आने पे यूज कर लेंगे। जल्दी बैठो। चलें ठीक है, बच्चे आने का वेट कर लें। पहले मिस्टर ए का डाटा मुझे लिखवा दें। मिस्टर ए का मुझे डाटा लिखवा दें। मिस्टर ए का डेटा, जाती इनकम फ्रॉम बिजनेस 5 लाख, जाती ज़कात 20,000। इस डेटे का शॉप से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम बिजनेस 5 लाख, और कैपिटल गेन अदर सोर्स प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं। ये क्या बन गई इसकी? टैक्सेबल इनकम। वालों होश के नाखून लो, भी ज़कात माइनस होनी है, पता नहीं क्या होता है। बरकत मार्केट से जाके ले लें होश के नाखून। टोटल इनकम हो गई लेस ज़कात। वैसे उसका नाम बरकत मार्केट रखा हुआ है, वरना अल्लाह के नबी ने फरमाया बाजार जो है शैतान के घर हैं। अच्छा, मदीना मनवरा के बाजारों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आज के लाहौर के बाजारों का तो पूछें क्या। तो इसलिए खुदा के लिए विंडो शॉपिंग करने ना जाया करें। 20,000 की ज़कात, विंडो शॉपिंग करने ना जाया करें। मैंने कहा है दुकानदार बैठेंगे उधर, सारा कुछ होगा, लेकिन दुकानदार भी मजबूरी के दर्जे में दुकान खोलेंगे और ग्राहक भी मजबूरी के दर्जे में अपनी जरूरत पूरी करके आ जाएंगे, बैठे नहीं रहेंगे बिला वजह। सच्चा ताजिर नबियों के साथ होगा, ये भी मुझे पता है। 20,000 ज़कात है, 20,000 ज़कात है। ठीक है जी, क्या हो गया जवाब? 4,80,000। ये आपकी क्या गई? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम। इसको डबल अंडरलाइन लगा के क्लोज नहीं करना, इसको डबल अंडरलाइन लगा के क्लोज नहीं करना। भाईजान स्टोरी शुरू होने लगी है, साथ वाले को मुतवज्जे कर दें।
प्यार से कोई मारा करें। टैक्सेबल इनकम 4,80,000। अब मोहतरम हमने करना यह है कि इसका कुछ ईओपी से भी हिस्सा बनाए, उसको मैं जरा यहां नोट करने लगा हूं। इसका कुछ ईओपी से भी हिस्सा बने। एक मैं वर्किंग करने लगा हूं, डिविजिबल इनकम, बांटी जाने वाली इनकम, वो है 6 लाख। 6 लाख इनकम है एओपी की। कुछ लोग कहते हैं 6 लाख माइनस 10 बांटो, लेकिन एफबीआर ने कहा है 6 लाख बांटो, वट एवर द लॉजिक में भी। तो 6 लाख की इनकम हम पार्टनर्स में बांटने लगे हैं, मिस्टर ए में और मिस्टर बी में। 6 लाख 6 लाख। 2:3 का मतलब है 2/5 ए का और 3/5 बी का। 2/5 ए का और 3/5 बी का। 2:3। 5 हिस्से करें, 2 आप ले लें, 3 मैं रख लेता हूं। बी ने कहा है 2/5 और 3/5। इसको गलती से कोई 2/3 3/3 ना कराइएगा पेपर में। 2 और 3 को जमा करके 5 हिस्से हैं, उसमें से 2 एक ले लेगा, 3 एक ले लेगा। जैसे कोई बंदा कहे एक चीज तुम रख लो, 2 मैं रख लेता हूं, तो टोटल 3 चीजें हैं ना। तो एक ने कहा 2 मैं रख लेता हूं, 3 तू रख ले, तो टोटल कितनी चीजें हैं? 5। 2,40,000, 3,60,000। अब नोट ना करें, मिस्टर बी का न्यूमेरिकल आपने खुद सॉल्व करना है, ए का मैं करा रहा हूं। अब असद होगा ये कि ए ने 6 लाख में से 2,40,000 कमाया है एओपी से, और बी ने 6 लाख में से 3,60,000 कमाया है एओपी से। अब लॉ मेकर कहेगा कि तूने अपने बोतल बेचने के बिजनेस से 5 लाख कमाया, तूने अपनी ज़कात दी 20,000 और तेरी टैक्सेबल इनकम बन गई 480। इसमें ऐड कर जो तूने एओपी से कमाया 240। इस बंदे ने कहा खुदा का खौफ करो, मैं तो इस पे ऑलरेडी ए और बी हम टैक्स। चुप, इसके मुंह पे टेप लगाओ, वेट करूं करो जानी। भाई जिंदगी ना अजीब अजीब मोड़ दिखाएगी। हमने टोटल इनकम 2 दफा देखी थी, आज टैक्सेबल इनकम 2 दफा देख रहे हैं। ये तो पता नहीं क्या क्या देखना है हमने। जिंदगी ने 1 दफा टोटल इनकम दिखाई थी, 2 दफा। एक का टोटल नाम रखा था, एक का टोटल नाम रखा था। तो आज जिंदगी के हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं, आगे देखें टैक्सेबल इनकम, पीछे देखें टैक्सेबल इनकम। तो कितनी दफा टैक्सेबल इनकम है, तो हाथ खोल के बढ़ा कर पढ़ा नहीं जाता। अच्छा, टैक्सेबल इनकम ठीक है जी, 2 दफा टैक्सेबल इनकम नजर आ रही है। अब इसके मुंह पे टेप लगाई रखें आप, और टैक्स टेप है किसी के पास? टेप ले आए टेप। कोई वॉलंटियर हो इधर? मिस्टर ए, ये वॉलंटियर है, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में भी जाने से कोई ज्यादा मसले मसाइल तो नहीं हो जाएंगे मेरे लिए? नहीं, कोई लगाएं भाई। भाई ये बंदा देख लें, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूं, मैंने मना कर दिया टेप लगाने से, फिर ये लगा रहे हैं। मिस्टर ए, ओके, नहीं खुलेगी, चलो जाओ। अच्छा चलिए बैठ। तो मिस्टर ए को हमने खामोश करवा दिया है और इसकी टैक्सेबल इनकम हमने बढ़ा दी है। हालांकि ये 240 पे टैक्स दे आया था, तो 240 डाल के हमने 720 निकाला। अब 720 पे टैक्स निकलवाएं मुझे, टेबल 1 में जाके 720 पे टैक्स निकलवाएं मुझे। बिजनेस ही कमा रहे ना, ये सैलरी वगैरह तो है नहीं। 720 पे 10,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, यही है ना? देख लें जिन्होंने देखा नहीं, क्लास में मुराकबे में गए होते हैं, इधर देखें। 10,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 10,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। क्या जवाब आया? 22,000 टोटल बताया आपने। क्लियर? अब ये इसका टैक्स बन गया जी 22,000। इसको इनर कॉलम में लिखना है। अगर आपने सुना नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको इनर कॉलम में लिखना है, इसको अंदर वाले कॉलम में लिखना है, क्योंकि ये टैक्स जमा नहीं करवाना आपने। अब इसके मुंह से टेप खोल दें, पूछें हाँ बोल क्या मसला है तुझे, कहेगा यार मैं 240 पे टैक्स जमा कराया था,
आपने 240 डलवा के 720 पे जमा करवाया मेरे से। ठीक है भाईजान, आपका एक्चुअल टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं। अब आप रिलैक्स हो जाएं, आप परेशान ना हो, आपका एक्चुअल टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं। आपका टैक्स बनता कितना है? 22,000। किस पर? 720 पर। 22,000 बनता है 7। आपका दिल क्या चाह रहा है, किस पे दूं किस पे ना दूं? आप कहेंगे 240 पे नहीं देना, 480 पे देना चाह रहा हूं, तो ठीक है 480 पे दे दो आप टैक्स। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है कि 720 पे मैंने कितना निकाला है? 22। इस 720 में 240 डला हुआ है, तो मेरा दिल चाह रहा है 240 की बजाय किस पे दूं? 480 पे दूं। तो 22,000 अगर 720 पे बनता है, तो बताओ अगर मैं 480 कमाता तो मैं बताऊं कि कितना बनेगा? 14,667। सुबह वाली क्लास में निकला था, देख लें कैलकुलेटर में, इतना ही आ रहा है। ठीक है, आते आते सही रहा है। 14,667 ये इसका टैक्स बनेगा। अब आप कहेंगे कि 480 पे आप डायरेक्ट टैक्स निकाल लेते, इतने लंबे चक्रों में पड़े, 480 पे डायरेक्ट टैक्स निकाल लेते। 480 पे डायरेक्ट टैक्स बहुत थोड़ा बनना था। 480 के ऊपर अगर आप डायरेक्ट टैक्स निकालते तो 5% 80,000 का कोई 3-4 हजार पे टैक्स बनना था सिर्फ, वो तो बड़ा कम टैक्स बनना था। असल में ये जो लॉ की प्रोविजन है ना उमर भाई, ये जो लॉ की प्रोविजन है ना, ये वाली जो प्रोविजन है ना लॉ की, ये असल में आपका रेट बढ़ा देती है, आपका नहीं यानी टैक्स का। ये लॉ की प्रोविजन क्या करती है? आपका रेट बढ़ा देती है। कहां आपने 5% पे टैक्स देना था और कहां आप कितने परसेंट पे टैक्स कैलकुलेट करें? देखो तो गलत हो गया ना, इधर देखो। ठीक है जी, कहां आपने 5% पे टैक्स देना था और आप कितने परसेंट पे दे रहे हैं? तो असल में ये कैलकुलेशन इंश्योर ये करती है कि आपको रख के लगाऊं मैं एक। तो आप चाह रहे थे 480 पे टैक्स निकालूं, लेकिन उसने 720 पे निकलवा के आपको किसी हायर स्लैब में गिराया और गिरा के फिर ऐसा पटखा कि अब आपका टैक्स 480 पे भी इतना ज्यादा निकल रहा है कि आपकी चीखें निकल गई। 14,667 इज योर टैक्स। क्लियर हो गया? तो इस तरह की मिस्टर बी की अब आपने कैलकुलेशन करनी है। तो ये 4 फिगर्स हैं, 4 फिगर्स को जरा देख लें। ये ज्यादा वाली इनकम है और ये ज्यादा वाला टैक्स है। अटेंटिव, ये ज्यादा वाली इनकम है और ये ज्यादा वाला, और ये कम वाली इनकम है और ये कम वाला टैक्स है। इसका जरा जबानी याद कर लें मिली नगमे के तौर पे। ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स और कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स और कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। मिस्टर बी सॉल्व कर दें। मिस्टर ए भी कर लें एक दफा पहले, फिर मिस्टर बी खुद करें। जी जल्दी करें। ए देख के सॉल्व कर लें और बी खुद सॉल्व करें। बोलिए भाई, कैलकुलेटर अब निकलने लगा है। अच्छा, असद को निकाल के दे रहे हैं कैलकुलेटर। कह सकते हो। मैंने तुझे कहा है ये फिगर्स उधर करके लिख, तो फिर करीब करके लिख रहे, उधर कर इनको। ये भाईजान का सफा था, जैसे बेसिक सैलरी है 300, मैंने कहा उधर करके लिखो, इसने ऐसे एरो लगा दिया है। सारी वैरायटियां हैं ना दुनिया जहां। जी भाईजान, मिस्टर बी हो गया। मिस्टर बी वेल डन यार। मिस्टर बी जल्दी करें। भाईजान मैंने तुझे कहा है कि सफे के बॉर्डर। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी करें। बी क्विक।
जी भाई मिस्टर बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी है? 3,10,000। कितने लोगों ने कर लिया मिस्टर बी? जल्दी कर लेंगे बाकी। अच्छा, ये इसकी जाती इनकम थी 3,10,000। टोटल इनकम में डाला, इसमें से ज़कात माइनस की, कितनी? 22। जी टैक्सेबल इनकम डबल अंडरलाइन नहीं लगानी, डबल अंडरलाइन नहीं लगानी। एड खुदा के लिए शेयर फ्रॉम एओपी ना ऐड करो, चुप चुप कर, ये शेयर फ्रॉम एओपी ऐड ना करो, ना करो खुदा के लिए, मेरी नई वाली टैक्सेबल इनकम ना निकालो, ऐसा ना करो मेरे साथ। चुप चुप कराओ भाई जान, 648 खुदा के लिए इस पे टैक्स ना निकालना, मेरी जान चली जाएगी। चेक करो भाई, टैक्स निकाल के जान जाती है या नहीं? 6,48,000। हो सीरियल नंबर 3। जी भाई जान, 10,000 प्लस 10% ऑफ जी 148। इसको आपने अंदर वाले कॉलम में लिखना है 14800। इसके मतलब कहते हैं ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स। अब हमने निकालना है कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स, एक्चुअल टैक्स। अच्छा मुझे बताएं इसका ज्यादा वाला टैक्स कितना है? 14,800। और ज्यादा वाली इनकम, अब ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, अब कम वाली इनकम 7,8। एक छोटा सा काम करें, क्वेश्चन में जाके इसकी चैरिटेबल डोनेशन भी डाल लें। मिस्टर बी की क्वेश्चन में जाके मिस्टर बी की चैरिटेबल डोनेशन भी डाल लें। चैरिटी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को 10,000 रुपए। अब इसका निकालें टैक्स क्रेडिट, 10,000 रुपए की चैरिटी डालें। अब इसका निकालें जी टैक्स क्रेडिट। तो यहां तक तो 6, 5, 7, 8 तक कितने लोगों ने सही सॉल्व किया था? ओके, अब इसका टैक्स क्रेडिट निकालें। लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61। इसका एक फॉर्मूला होता है A/B इंटू सी। अब भाईजान एक मसला आएगा आपको, ए लेना होता है टैक्स, बी लेनी होती है टैक्सेबल इनकम। कुछ हजरात अभी भी ऊपर नहीं देख रहे। अच्छा, ए लेना होता है टैक्स, बी लेनी होती है टैक्सेबल इनकम। कुछ हजरात अभी भी ऊपर नहीं देख रहे। ए लेना होता है, कितने लोगों को फील हो रहा था मुझे बात की जा रही है जैसे? अच्छा, ए लेना होता है टैक्स और बी लेनी होती है टैक्सेबल इनकम। अब ए भी दो पड़े हैं, कैसे? ज्यादा वाला टैक्स, कम वाला टैक्स। ए भी दो पड़े हैं और बी भी दो पड़े हैं, कम वाली इनकम, ज्यादा वाली। ये बी भी दो पड़े हैं। अब ए भी दो पड़े हैं, बी भी दो पड़े हैं। तो उसमें भाईजान दोनों चीजें आपने ज्यादा वाली लेनी है। ये मैं नहीं कह रहा, लॉ कह रहा है। दोनों चीजें आपने कौन सी लेनी है? देखने में ये लेने को दिल चाह रहा है क्योंकि ये नजर आ रही है, ये छुपी भी है, लेकिन आपने दोनों चीजें ज्यादा वाली लेनी है। ज्यादा वाला टैक्स और ज्यादा वाली इनकम। एंड सी इज लोअर ऑफ। एक्चुअल डोनेशन कितनी है? 10,000 ना, सवाल में डलवाई है। एक्चुअल डोनेशन 10,000। अच्छा यार, एक थोड़ा सा मसला है, लॉ मेकर ने सी के बारे में नहीं बताया और सी लोगों पे छोड़ दिया, लोग जो मर्जी करें। तो आजकल लोग आमतौर पे सी जो है ना, सी में 20% ऑफ जब टैक्सेबल इनकम लेते हैं तो वो ज्यादा वाली नहीं ले रहे, वो कम वाली ले रहे हैं, यानी एक्चुअल जो आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है। तो लोगों की राय है बहरहाल, तो 20% ऑफ, 20% नहीं 30% था यार, ये चैरिटी वाला है। 30% ऑफ 2,88,000।
तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम आपने लेना है। ये टैक्सेबल इनकम आपने ज्यादा वाली नहीं लेनी, ये कौन सी लेनी है? कम वाली, यानी जो एक्चुअल आपकी टैक्सेबल इनकम। तो ये थोड़ी सी एहतियात रखनी है, ये दोनों ज्यादा वाले लेंगे और सी में जो टैक्सेबल इनकम लेनी है वो कम वाली लेनी है। बस इन दोनों में से लोअर बता दें ना, करो ना यार, इसमें 30% लगा के क्या फायदा होगा? बस 10,000 यूज कर लो, 10,000 के लोअर आ जाएगा। जी टैक्स क्रेडिट 228 पेबल टू गवर्नमेंट, कितना? 6350, मेहरबानी। तो ये हमने बी का न्यूमेरिकल थोड़ा सा छेड़ा है, ना छेड़। Okay, so that was all. सारे की थ्योरी पढ़ लें, पहले सफ़े पे आ जाएं। जी ये वही चैप्टर है जिसमें आप हैं जी, वो भी एंड पे मैं एक सवाल करा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बस जिस तरह लॉ मेकर चला रहा है उस तरह चलो, नतीजा मुझे नहीं चाहिए, मुझे चलने का तरीका सही चाहिए। मुझे मंजिल की फिक्र नहीं है, मुझे रास्ते की फिक्र है। जिस रास्ते पे लॉ मेकर चलवा रहा है उसी पे चलो। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी, एओपी की टैक्सेशन के बुनियादी असूल, उर्दू की क्लास हो रही है। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी। हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड डंडा भी है। An AOP shall be liable to pay tax separately. An AOP shall be liable to pay tax separately from partners. ये पहली बात होगी। An AOP shall be liable to pay tax. आप ये अंग्रेजी पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे हमारे न्यूमेरिकल्स को देख के इसने अंग्रेजी बनाई है। अच्छा, An AOP shall be liable to pay tax separately from members. AOP ने मेंबर से अलग टैक्स देना है, इसलिए हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। AOP का अलग, A का अलग, बा का अलग। And where the AOP has paid the tax, and where the AOP has paid the tax, और जब AOP टैक्स दे the amount received by member out of income of AOP, the amount received by member out of income of AOP shall be exempt from tax. कहते हैं ये जो 2,40,000 है ना, ये एग्जेम्प्ट है, इस पे आपने टैक्स नहीं देना दोबारा। लेकिन ये एग्रीकल्चर टाइप एग्जेम्प्ट नहीं है कि सिरे से ही माफ है, ये अपना रोल प्ले करता है, ये हल्का फुल्का रोल प्ले करता है। ये इधर आके ऐड होता है, ऐड होके हमारा रेट बढ़ाता है और रेट बढ़ा के हमें ज्यादा टैक्स दिलवाता है। तो ये उस तरह का एग्जेम्प्ट नहीं है जिस तरह की एग्जेम्पशन आज हमने पढ़ी थी आज तक। ये एक अजीब तरह की एग्जेम्पशन है जो लुट मचाती है आके, लोग आते रोला रोला डाल के चले जाते हैं। ये वो वाली एग्जेम्पशन है, आएगी रोला रोला डाल के और चली जाएगी। तो एन एओपी शैल बी लायबल, अंग्रेजी पढ़ लें दोबारा। An AOP shall be liable to pay tax separately from the members, and where the AOP has paid the tax, the amount received by members out of income of AOP shall be exempt in their hands. ये उनके हाथों में माफ है, इस पे टैक्स नहीं देना, इसलिए इन द एंड मैंने 480 पे टैक्स निकाला है। तो भूता हिला दिया करें या हाँ ना कर दिया करें। ओके, एक एओपी है, उसके 2 पार्टनर्स हैं, मुइन और नेस्ले कंपनी। मुइन इंडिविजुअल है, नेस्ले कंपनी कंपनी है। एओपी ने कमाया 7 लाख, 6 लाख नहीं, कितना कमाया? 7 लाख। इसमें से नेस्ले का कितना होगा? 3,50,000। इस पे नेस्ले टेबल 1 और 2 वाला टैक्स नहीं देगी क्योंकि ये नेस्ले का हिस्सा है। इसके ऊपर नेस्ले टैक्स देगा 29%, जो हमने चैप्टर नंबर 4 के पहले सफे पर कंपनीज का रेट पढ़ा था।
तीसरे सफे पर जो हमने कंपनीज का रेट पढ़ा था, इसके ऊपर ये टैक्स देगा। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा मसला आता है कि अब मुइन क्या करेगा, क्योंकि उधर तो एओआरबी दोनों इंडिविजुअल थे। अब मुइन क्या करेगा, इस पे इंशाल्लाह हमारी अलग क्लास है, मुइन क्या करेगा। लेकिन फिलहाल नेस्ले क्या करेगा वो नोट कर लें। नेस्ले क्या करेगा ये न्यूमेरिकल में नहीं आ सकता, क्योंकि नेस्ले तो हमारे सिलेबस से बाहर है कंपनीज के न्यूमेरिकल। लेकिन मुइन क्या करेगा वो न्यूमेरिकल्स में आ सकता है, क्योंकि मुइन तो इंडिविजुअल है ना। तो मुइन की डिस्कशन इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं करूंगा। फिलहाल मैंने नेस्ले की डिस्कशन आपके लिए खत्म कर दिया और क्लोज कर दिया। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में कंपनी पार्टनर है तो फिर पार्टनरशिप फर्म का थोड़ा सा हिस्सा कंपनी को भी मिलेगा ना। लेकिन कंपनी को जो अपना हिस्सा मिला, इस पे टेबल 1 या 2 लगाए, या इसके ऊपर जो है वो अपने रेट्स लगाएगी, अपने रेट्स लगाएगी। टुमारो तक नोट कर लें। टुमारो का मतलब 2 दफा मैं मारूंगा वरना। बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन होनी है, वो बड़ी डिटेल से होनी है, वो मैं करवाऊंगा जिस दिन कभी मुइन का न्यूमेरिकल करवाया। असद वली बैठा हुआ है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। ओह अच्छा, एसी की वजह से गया पीछे। ओके, वरना मैंने 2-3 और वजूहत बता। अच्छा चलो, पहली वजह ही सही होगी है। आगे चलें। असद तुम्हें ना ठंड लगे। अच्छा, इफ एट लीस्ट 1 मेंबर ऑफ एओपी इज अ कंपनी। अगर एओपी का पार्टनर कौन है? कंपनी। द शेयर ऑफ कंपनी है 1/2। द शेयर ऑफ कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनकम ऑफ एओपी। शेयर ऑफ इनकम एओपी की टैक्सेबल इनकम में से लफ्ज होना चाहिए था यहां पे। बहरहाल, शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ एओपी। इसको टोटल इनकम ऑफ एओपी से बाहर निकाल दो। किसको? 3.5 लाख को। 3.5 लाख को एओपी की इनकम से क्या कर दो? बाहर निकाल दो। और फिर क्या करो? एंड द कंपनी शैल पे टैक्स सेपरेटली एट द रेट एप्लीकेबल टू द कंपनीज। वो 29% है। इधर चैप्टर 4 लिख लें, क्योंकि घर जाके आपने 29%, अगर 2 दिन बाद ये सफा खोला तो आपको याद नहीं आना। तो ये 29% रेट कंपनीज वाला है। अब इस अंग्रेजी के फिक्रे को अंग्रेजी में याद कर लें। इफ एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ पार्टनर इज अ कंपनी, इफ एटलीस्ट 1 पार्टनर ऑफ एओपी इज अ कंपनी, द शेयर ऑफ कंपनी शैल बी निकाल फ्रॉम द इनकम ऑफ एओपी। द शेयर ऑफ कंपनी शैल बी निकाल फ्रॉम द इनकम ऑफ एओपी एंड कंपनी शैल पे टैक्स सेपरेटली एट द रेट एप्लीकेबल टू द कंपनीज। अच्छा, लॉ मेकर ने ना एक तो ए ओवर बी इंटू सी टैक्स क्रेडिट वाला है ना, लॉ मेकर ने इसको भी ए ओवर बी इंटू सी बना दिया है। हालांकि इसके ए ओवर बी इंटू सी बनाने की तुक नहीं थी, बड़ी आसान सी कैलकुलेशन थी। वेयर ए इज ज्यादा वाला टैक्स एंड बी इज ज्यादा वाली इनकम एंड सी इज कम वाली इनकम। तो सेक्शन 88, अब टाइम जाया करते हैं, चलें। सेक्शन 88, एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एन इंडिविजुअल is a partner of partnership firm। अगर किसी साल इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम बी है एंड डिराइव्स शेयर फ्रॉम एओपी। इधर देखिएगा, अगर किसी साल इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम बी है एंड डिराइव्स शेयर फ्रॉम एओपी, तो दोनों चीजें ना। फिर इफ अ इंडिविजुअल हैज टैक्सेबल इनकम एंड डिराइव्स शेयर फ्रॉम, दोनों काम कर रहे हैं। If an individual has a taxable income and derives share from AOP, the amount of tax on taxable income shall be computed as follows: A over B into C, where A is the tax of individual, इसको ना ब्रैकेट में ले लें एज अ शेयर। जैसे फोन पे अम्मी बात कर रही हो तो छोटे बच्चे को कहती तू ते चुप कर, तो ये एज अ शेयर को कहें तू ते चुप कर। एज अ शेयर को ब्रैकेट में लेके बाकी तरह पढ़े, समझ आ रहा है? A is the tax of individual, assume कर लें amount derived from AOP is chargeable। देखें इधर, A is the tax of individual, assume कर लें आर्जी तौर पे कि amount derived from AOP is taxable। तो फिर इसको डाल के टैक्स निकालना हमने, तो A ज्यादा वाला टैक्स है। लेकिन अंग्रेजी का फिक्रा ना याद कर लें प्लीज। A is the tax of individual, मैं बोल देता हूं दोबारा। A is the tax of individual, A is the tax of individual
assume amount derived from AOP is taxable. Assume amount derived from AOP is, हालांकि वो exempt है, लेकिन A क्या लेना है आपने? A is the amount of tax, assume it is taxable. तो फिर तो ये इसमें डाल के टैक्स निकलेगा. अच्छा B क्या है? B भी इधर ही देख लें, इधर पहले देख लें. B is the amount of taxable income, assume share from AOP is taxable. Assume share from AOP is taxable. B is the taxable income of individual. Assume, तुम तो चुप करो. Assume amount derived from AOP is taxable. And C is the actual taxable income. ये कौन सी वाली है? एक्चुअल वाली, कम वाली 480. अच्छा, इंग्लिश का फिक्र ना बच्चे पता नहीं घर में जाके याद करते हैं, फिर अगले दिन आकर दोबारा पूछते हैं, तो इसको फिर इधर याद कर लें. 1-2 मिनट लग तो जाएंगे, बार बार याद कर लें. A is the tax of individual. Assume amount derived from AOP is chargeable. यानी ये डाल के फिर टैक्स निकालेंगे. B is the taxable income. Assume amount derived from AOP is taxable. And C is the actual taxable income. हाँ, क्योंकि डायरेक्ट 480 पे आप निकालो तो कम आएगा. आगे हैं जी, सेक्शन 65, मिसकलेनियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स क्रेडिट्स. आप टैक्स क्रेडिट्स की बात कर लेते हैं. वेयर द पर्सन एंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट इज अ पार्टनर ऑफ एन एओपी. वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट, सॉरी ये वाला, वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट is a partner of an AOP. The following rule shall apply. A, section 61 से 63 में क्या लिया जाएगा? A is the tax. Assume A is the tax. Assume, असल में उधर ना एग्जाम का लफ्ज लिखा हुआ था, उधर लफ्ज लिखा हुआ था शेयर फ्रॉम एओपी वाला, तो वही लफ्ज में यहां पे लिख रहा हूं. और ए वही है जो वहां ए था, उधर भी ए ज्यादा वाला टैक्स था, इधर भी ए ज्यादा वाला टैक्स है. तो अब टैक्स देखें, 2 A over B into C है. एक तो A over B into C हमने नया पढ़ा ना, ये वाला जो ज्यादा वाला कम वाला, और एक A over B into C पुराने वाले. अब ये पुराने वाले A और B के ऊपर डिस्कशन होने लगी है. ये वाला A भी मैंने आपको क्या कहा था, ज्यादा वाला लेना है, और ये वाला B भी. अब अंग्रेजी 100% वही है, शेयर फ्रॉम एओपी की जगह उसने लफ्ज क्या लिख दिया, एग्जाम. बाकी अंग्रेजी वही है. अगर आप इस अंग्रेजी को ये वाली भी लिखाएंगे पेपर में तो कोई हर्ज नहीं है. अब मैं इस अंग्रेजी को उसी तरह वाली पढ़ रहा हूं. A is the tax of individual. Assume amount derived from AOP were chargeable. अब अंग्रेजी तो वही वाली है, एग्जाम का लफ्ज में इग्नोर करके पढ़ा हूं. A is the tax. Assume amount derived from AOP is chargeable. उसने इस तरह लिखा है, A is the tax. Assume exempt income is chargeable. ये से ज्यादा आसान हो गया वैसे. And B is the taxable income. Component B shall be the taxable income of the individual for the year. Assume exempt को अंडरलाइन करके तो ये लफ्ज है ना. Assume share from AOP were chargeable. तो आप बता दें टैक्स क्रेडिट निकालते हुए A और B क्या लेना है. A is the amount of tax. Assume share from AOP is chargeable. तो फिर ये वाला A आ जाएगा. B is the amount of taxable income. Assume share from AOP is taxable. अच्छा, सी के बारे में देखें, खामोशी है. सी इज, तो इसलिए सी के बारे में फिर लोगों की राय आप एक्चुअल टैक्सेबल इनकम ले लो. लोअर ऑफ वाले में जो सी है वो एक्चुअली ले लो. चलें जी, आज की आखिरी बात, क्योंकि बिजनेस का न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो बाकी 15-20 मिनट बचेंगे. पॉइंट 5 में बड़ी आसान सी बात उसने की है, लेकिन आपने जरा फोकस करके समझनी है. ये न्यूमेरिकल है एओपी का, ये न्यूमेरिकल है मिस्टर ए का, ये न्यूमेरिकल है मिस्टर बी का. 2015 का साल है. ए का टैक्स आया 4 रुपए और टैक्स क्रेडिट आया 7 रुपए. ये जब इसने माइनस किया तो 3 रुपए नेगेटिव आ गया. इस 3 रुपए के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, नीचे वाली डेड लाइन पढ़ा हूं. टैक्स क्रेडिट फ्रॉम सेक्शन 61 टू 63 शैल नॉट बी रिफंडेड. ये 3 रुपए हुकूमत आपको 2015 में वापस नहीं करेगी. शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड. 2016 में जाकर भी ये 3 रुपए माइनस नहीं हो सकते. एंड शैल नॉट बी कैरिड बैक टू प्रीसीडिंग ईयर. और मिस्टर ए, तुम 2014 में जाकर भी माइनस नहीं कर सकते. लेकिन ये तीनों बातें ए के एतबार से मैंने की हैं और ये जनरल रूल है. ये 3 ए को वापस भी नहीं मिल सकता.
अगले साल भी नहीं माइनस हो सकता, पिछले साल भी माइनस नहीं हो सकता। ये जो मैंने लाइन येलो से हाईलाइट कर दी है, ये है जनरल रूल। एक एक्सेप्शन या रिलैक्सेशन आने लगी आज बहुत बड़ी। अगर मिस्टर ए तुम अपना टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं कर सके तो एओपी तुम्हारा टैक्स कितना है, मिसाल के तौर पे एओपी कहती है मेरा टैक्स 50 है, तुम माइनस कर लो ए वाला टैक्स क्रेडिट। ओए होए 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 होए, तुम माइनस कर लो ए वाला टैक्स क्रेडिट, कितना 3। अब एओपी खुशी खुशी कितना टैक्स जमा कराएगी। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट अवेलेबल है। कोई और बंदा, एओपी सेपरेट पर्सन है ना, एओपी किसका टैक्स क्रेडिट माइनस ना होने वाला खुद माइनस कर रही है, मिस्टर ए का। मिस्टर बी तो मैंने वैसे ही बना दिया था, उसमें भी कोई रोल प्ले नहीं किया। तो मिस्टर ए का टैक्स क्रेडिट जो माइनस हुआ, ए इसको ना रिफंड ले सकते, ना ए इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, ना इसको कैरी बैक कर सकता है, लेकिन एओपी इसको माइनस कर सकती है। नोट कर, वाइस वर्सा नहीं है। एओपी वाला कोई माइनस वाली फिगर ए में आके माइनस नहीं हो सकती। अब्बू बेटे को शाबाश दे सकते हैं, बेटा अब्बू को शाबाश नहीं दे सकता। हाँ, तोहफे ताहफे दे सकता है, शुक्रिया कर सकता है, जज़ाकल्लाह कर सकता है। ओके, अच्छा ये एक्सेप्शन है ना, तो इसलिए मैं ऐसे करने लगा हूं, यहां बट लगाने लगा हूं, बट, और फिर बट के बाद ना मैं ये वाली लाइन पढ़ने लगा हूं, समझ गए बात। बट, लेकिन एक रिलैक्सेशन है। बट जनरल रूल तो यही है कि ये 3 डेड है। डेड का मतलब है ना ए को वापस मिलेगा, ना ए अगले साल माइनस करेगा, ना ए पिछले साल माइनस करेगा, लेकिन एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है। बट वेयर द पर्सन इज अ पार्टनर ऑफ एन एओपी, जहां आप किसके पार्टनर है, एनी एक्सेस क्रेडिट, कितने एक्सेस, 3 रुपए, एनी एक्सेस मे बी क्लेम्ड बाय एओपी, मे बी माइनस क्लेम्ड, आसान हो जाएगा, मे बी क्लेम्ड बाय एओपी, इसको कौन माइनस कर ले, एओपी माइनस कर ले। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, इसके लिए एक शर्त है कि ये टेबल है, इधर बैठे मिस्टर ए और इधर बैठे मिस्टर ए और बी, और इधर बैठे मिस्टर ए और इधर बैठे मिस्टर ए और बी, और ये आपस में एक मुआहिदा करें। अच्छा, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, बच्चे हंस क्यों रहे हैं, उनकी टेंशन ना लें आप लोग। इधर बैठे मिस्टर ए एक कुर्सी रख के, और इधर बैठे 2 कुर्सियां रख के मिस्टर ए और बी, ये बैठे और बैठ के एक मुआहिदा, ए कभी कभी इधर आ जाए, इधर कभी उधर चला जाए, अभी मैं एओपी हूं, थोड़ी देर बाद आ जाए मैं ए हूं, तो दोनों बैठे और दोनों बैठ के एक मुआहिदा साइन करें। मुआहिदे में एओपी की तो कोई स्टैंप लगेगी या मोहर लगेगी, और ए अपने साइन करेगा। इस मुआहिदे को एओपी की रिटर्न के साथ जमा करवा दें, तो इस बात का यह सबूत होगा कि ए ने अपना बेनिफिट किसको दे दिया है, एओपी को। तो इसके लिए मुआहिदा इनके दरमियान जरूरी है, मुआहिदे के बगैर काम नहीं चलेगा, गवाहों की मौजूदगी में। फॉर अवेलिंग दिस बेनिफिट, ये बेनिफिट लेने के लिए, बेनिफिट हो गया ना, 3 इधर आके माइनस हो गया। फॉर अवेलिंग दिस बेनिफिट, द ए एंड द एओपी should agree in writing. The A and the AOP should agree in writing. An agreement must be furnished with nikah registrar, and agreement must be furnished with AOP's return of income, और agreement AOP की return of income के साथ जमा करवा दें, ताकि इस बात का सबूत हो कि दोनों मान गए थे। A ने अपना बेनिफिट किसको दे दिया था, AOP खो 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 खो। चलें जी, कोकोमो निकाल लें। पेज 282, पेज 282, बाकिर और असद, बाकिर और एओपी के पार्टनर्स हैं 3:2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बाकिर असद P&L, ये टॉयज बेचने वाला P&L है। ओए होए होए,
मुझे तो लगता है इसने एओपी का P&L दे दिया है, तो आज हमें एक काम करना पड़ेगा, पहले एओपी की इनकम फ्रॉम बिजनेस खुद मेहनत करके निकालनी पड़ेगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है ऑलरेडी गिवन थी। तो आज हम फिर ऐसा करते हैं कि इसकी वर्किंग कर लेते हैं। ये इनकम भी मिसिंग है, पिछले सवाल में ये इनकम अवेलेबल थी, अभी ये इनकम तो उसने मिसिंग कर दी, बल्कि उसने किसका P&L दे दिया, बीए कौन है, बाकिर और असद। अब ये सारा ना एओपी का डेटा है, ये सारा एओपी का डेटा है। नीचे जाके कहीं कल मैं सवाल में पढ़ूंगा बाकिर का जाती डेटा, वो जो बाकिर का जाती डेटा होगा उससे फिर मैं ये वाला सवाल सॉल्व करूंगा कल। और असद का डेटा मैं कहूंगा सवाल में गिवन नहीं था तो उसको मैं इग्नोर करूंगा, बाकिर का सवाल कल सॉल्व करूंगा। एओपी के सवाल का फेस भी कल सॉल्व करेंगे, ये वाली वर्किंग भी कल करेंगे। सिर्फ एक काम छोटा सा जो बिजनेस के चैप्टर में करते थे, इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल लेते हैं हम। किसकी? एओपी की। तो बीए पार्टनरशिप फर्म की इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप तीसरे सफे से शुरू कर दें, वर्किंग 1 लिख के। पहला और दूसरा सफा कल भरेंगे। चलें जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल तो हमने किए हैं, उसी पैटर्न पे जो न्यूमेरिकल होना है। सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है 980 का। उसमें 492 क्या पड़ा हुआ है? उसमें 462 पड़ा हुआ है लीज का इंटरेस्ट। अच्छा, वैसे टेस्ट के सवाल में लिखा हुआ था इंटरेस्ट में लीज रेंटल पड़ा हुआ है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, फिर अच्छी बात है लीज रेंटल पड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या है, मैंने डिस्कशन में ये बात की, आप सुन लीजिएगा। अच्छा, अब क्या है, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी नजर में तो लीज वाले एसेट का इंटरेस्ट नहीं पड़ा होना चाहिए, तो इसलिए लीज वाले एसेट का इंटरेस्ट ऐड करेंगे क्योंकि माइनस हो चुका है ना। और क्या ऐड करेंगे, किसी को याद हो? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। और माइनस क्या करेंगे, किसी को याद हो? लीज रेंटल। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ऐड करके लीज रेंटल माइनस करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे प्रॉफिट तक पहुंचते हुए सिर्फ एक चीज पता चली है, क्या? कि इंटरेस्ट माइनस हो चुके हैं। तो इंटरेस्ट को मैं ऐड कर दूंगा, बाकी डाटा इंशाल्लाह सवाल का जब फेस खुलेगा तब देख लेंगे। अच्छा, वैसे दूसरी क्लास में ये वर्किंग मैंने कर दी थी, लेकिन फिर भी इसको मिटा देते हैं। चलें जी, वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस। बताएं जी, नेट प्रॉफिट कितना है? 5800। सवाल कह रहे हैं 5800 से न्यूमेरिकल शुरू करें, 5800 से न्यूमेरिकल शुरू करें जी। नेट प्रॉफिट बताएं भाईजान। 5800 तीसरे सफे पे रजिस्टर करें। इस तक पहुंचते हुए क्या माइनस हो चुके हैं? इंटरेस्ट। क्या लीज वालों का इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए और डेप्सिएंट माइनस होनी चाहिए, या रेंटल माइनस होने चाहिए? अगर इंटरेस्ट और डेप्सिएंट माइनस हो चुकी है तो उसे ऐड कर दें। तो ऐड कर दें इंटरेस्ट किन एसेट्स का? लीज वालों का। कितना? 462। और ना मैं लीज वालों की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की भी जगह छोड़ के जा रहा हूं, और मैं लेस में रेंटल की जगह भी छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है रेंटल भी आएंगे इंशाल्लाह, उन्हें भी लेस कर लेंगे। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को ऐड करके माइनस क्या करने होते हैं? रेंटल। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अभी मुझे अवेलेबल नहीं है और रेंटल भी अभी मुझे अवेलेबल नहीं है, सवाल आएगा तो वो बता देगा। जल्दी कर लें। ऐड में कितनी लाइनें छोड़ी हैं? 7, 8, 9 छोड़ दें, 10। कर लिया नोट? मेहरबानी। खर्चों में पड़ा है, खर्चों में पड़ा है एक अंदाजा। इससे मिलती जुलती बात एक क्लास में हुई थी वली भाई, कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते, क्योंकि वो एक अंदाजा है, एक्चुअल बैड डेट माइनस करने देते हैं। उसी रूल की रोशनी में आज सुन लें, ये नई बात कर रहा हूं, उसी रूल की रोशनी में आज सुन लें, प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक, अंदाजा कि हमारा स्टॉक गल सड़ जाएगा, ये भी टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते, क्योंकि अंदाजे टैक्स वाले कभी नहीं माइनस करने देते। तो ये भी एक अंदाजा है, इसलिए ये अलाउड हो जाएगा, नॉट अलाउड हो जाएगा। लेकिन खर्चों में पड़े होने की वजह से प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये क्या हो चुका है, तो इसको क्या कर दें? ऐड कर दें। प्रोविजन कितनी जी? 75। नेक्स्ट,
खर्चों में किराया पड़ा है 260 का जो कैश में पे कर दिया है। ओए होए होए, क्या करें? किराया, ट्रेवल, फेयर, यूटिलिटीज, टैक्सेस टू गवर्नमेंट कैन बी पेड इन, तो इसके कैश में पे होने में हमें कोई एतराज नहीं है। तो ट्रेवल फेयर जो भी नाम है इसका, इसको इग्नोर करेंगे बिकॉज इट इज अलाउड इवन इफ पेड इन कैश, चाहे कैश में पे कर दें फिर भी अलाउड है। 2,60,000 रुपया आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे किया, तो टैक्स वालों से आपने पूछा हाँ जी भाईजान ये 2,60,000 हमने माइनस कर दिया है। टैक्स वालों ने कहा अच्छा किया माइनस कर लिया, अब क्या करें? इसको इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें, जैसे आप साथ वाले को इग्नोर करते हैं। ओके, एडमिन एंड सेलिंग खर्चों में पड़ी है। ओए हुए 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 हुए, बाकिर तेरा बिजनेस है, तूने अपनी तनख्वाह लगाई हुई है। असद तेरा अपना बिजनेस है, तूने अपनी तनख्वाह लगाई हुई है, वही मुलाजमों वाली तेरी नेचर है अभी तक, और बोनस से असद को दिया। आज वो जोकर जागेगा जो जोकर हमने रोक के रखा हुआ था। वो मैंने कहा था किसी ना किसी दिन जोकर को जगाएंगे। इक्कीस का जे हमने पढ़ा था पेज 134 पे। एनी इंटरेस्ट, एनी ब्रोकरेज, एनी कमीशन, एनी सैलरी, एनी अदर पैसे पेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन। ये ड्राइंग होती है, पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को कोई, इधर कंटिन्यू, पार्टनरशिप फर्म अगर कोई भी पैसे पार्टनर को दे दे तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं हो सकता, क्योंकि ये घर पैसे लेके चला गया, तो ड्राइंग टाइप चीज है। तो 21 के जे की रोशनी में पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का बोनस, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर की कोई भी पेमेंट, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हो सकता। ओए, खर्चों में डाल दिया उसने, तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुके। इसे क्या कर दें? ऐड कर दें। इसको ना साथ वाले से बॉल पॉइंट पकड़ के ऐड करना है आपने, डिफरेंट कलर की। इसकी वजह मैं आपको कल बताऊंगा जब आप तैयार होकर आएंगे। इसको ना डिफरेंट कलर की बॉल पॉइंट पकड़ के करना है। मेरे पास भी डिफरेंट कलर की है, मैं घर से लेके आया हूं। सैलरी बाकिर की और सैलरी असद की और बोनस असद का। बाकिर की सैलरी मैं देख लेता हूं। प्लीज 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 प्लीज, कोई मसला नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। 290 मैं बटन उठा लेती हूँ। अम्मी कह रही हैं ओके अम्मी, प्रिपेयर मारे बंदा। यार क्या जमाना आ गया है। 310 तो बात करते भी डर लगता है बच्चों से। अफसोस है उन घरों के बारे में जहां माओ को ये कहना पड़ता है मुझे बच्चे से बात करते हुए डर लगता है, पता नहीं कुछ कहना दे, और हर शायद तीसरा चौथा घर आ जैसे। चलें जी, नोट कर लें यहां तक। कुछ ने तो कहना भी छोड़ दिया हुआ माओ ने, छोड़ो करे, कहने का भी फायदा नहीं होता। ओके चलें जी नेक्स्ट। ओए हुए हुए हुए, खर्चों में अकाउंटिंग वाला डिडक्शन पड़ी है। अकाउंटिंग वाला डिडक्शन को टैक्स वाले तो माइनस नहीं करने देंगे, इसे क्या कर दें? और ये अकाउंटिंग डिडक्शन है लीज वाले एसेट की है, अभी मैं आगे पढ़ के आपको बताऊंगा कितनी। मैं देख, अच्छा 600 वापस करते हैं साथ वाले का बॉल पॉइंट। डन हो गया जी। बच्चों वाला मेडिकल कर रहे हैं, आसान आसान सी एडजस्टमेंट्स। आगे चलें यार। ये जो काउंटिंग डेप्रिसिएशन है ना, ये एक गाड़ी हमने लीज पे ली थी। गाड़ी की कॉस्ट इग्नोर करनी होती है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ऐड करना होता है, रेंटल माइनस करने होते हैं, कॉस्ट को छोड़ें। अच्छा, इसके लीज रेंटल पेड जो है ना वो है 857। व्हीकल इस्तेमाल हुई है 70% बिजनेस में और 30% घर में। अच्छा, सेक्शन 28 कहता है सेक्शन 28 कहता है कि लीज रेंटल पेड शेल बी अलाउड एज रिडक्शन इफ द एसेट इज यूज्ड इन बिजनेस। बिजनेस यूज वाला रेंटल माइनस हो सकता है, बाकी रेंटल माइनस नहीं हो सकता। अब आप किसने पे करके गाड़ी घर भी चला रहे हो तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है।
अब आपके दिल में क्या आ रहा है, रेंटल सारा माइनस कर दूं या कुछ हिस्सा माइनस करूं? कितना हिस्सा माइनस करने को दिल चाह रहा है, 70% या 100%? जब माइनस करने तो करें ही सही वाली फिगर माइनस। तो आपके ख्याल से कितना टैक्स वाले माइनस करने देंगे? माइनस करने लगा मैं, माइनस माइनस, कितना टैक्स वाले माइनस करने देंगे? इस तरह का आप काम ओन्ड एसेट्स में करते थे, कभी कभी टैक्स डेप्रिसिएशन सारी माइनस नहीं करते थे, बिजनेस यूज वाली माइनस करते थे। तो अब कितना माइनस कर लूं जरा सोच के बताएं। रेंटल है कितना? 850। ये सारा माइनस कर लूं या इसका 60%, 70%? 857 मल्टीप्लाइड बाय 70%, क्या जवाब आ गया? 600। एनओटी कर लें। नहीं, ये एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं है मेरे भाई। जो एक्सपेंसेस में इंक्लूड होगा ना, एक बार याद रखना, अकाउंटिंग वाले इतने पागल नहीं है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और रेंटल भी मत डाल दें, सब कुछ ही डाल दें खर्चों में। और अगली बात, ये ना फुल स्टॉप लग गया। जब फुल स्टॉप लग गया ना, तो फिर ये इंक्लूड वाला लफ्ज़ अगले से मिल नहीं रहा, तो इसलिए ये चीज इंक्लूड नहीं है, आपने ये नहीं कहना। बैठ गए? अच्छा, कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर, हो सकता है आज शाम को जब आप कप ऑफ टी पी रहे हो, तो आपके जहन में यह सवाल आए कि रेंटल्स पर सर ने 70% लगाया है और डेप्रीसिएशन 6 लाख की और इंटरेस्ट 462 का, इस पे भी कुछ करते 70-70 लगाते। भाई इस पे पहले बात हो चुकी भी है। उल्टाना एग्जैक्ट वो अमाउंट होती है जो अकाउंटिंग वालों ने डाली हुई है। अब हो सकता है अकाउंटिंग वालों ने 70 लगाया और ना लगाया हो, हमारी बला से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अकाउंटिंग वालों का डेटे से सवाल को पाक कर देना होता है। उसके पाक करने का यह तरीका है, जितना पड़े उतना बाहर निकाल दें, उसमें नहीं सोचना फिर 70-30, जितना पड़े उतना बाहर निकाल दें। हाँ, जब रिकॉर्ड करने की बारी आए तो टैक्स वाले कहते हैं रेंटल माइनस करो। तो रिकॉर्ड करते हुए आप सोच लें कि टैक्स वाले क्या चाहते हैं। टैक्स वाले तो मेरे ख्याल से चाहते हैं कि 70% ही रेंटल माइनस करें। तो इसलिए इस तरह ना सोचिए घर में कि अकाउंटिंग डेप्ट इंटरेस्ट के ऊपर 70% नहीं लगाया। उसमें एक दिन आपसे बात होगी भी थी, जितना इंक्लूड होते हैं ना उसी को निकालना होता है। तो इंक्लूड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, इंक्लूड इंटरेस्ट है, उसको एज इट इज निकालें। रेंटल उतने माइनस करें जितने टैक्स वाले माइनस करने देंगे, सारे या 60%, 70%, 70%। ये एडजस्टमेंट तो 2 दिन पहले की थी शायद, वो कतील वाले सवाल में 3 दिन पहले। एज इट इज वही है। अदर इनकम इंक्लूड, ये है ना अदर इनकम 17 लाख, और 17 लाख 58 में पड़ी है। अदर इनकम में ओए हुए हुए आगे ना पढ़ा करें, आगे ना पढ़ा करें, पहले इंक्लूड वाली चीज को ना आदत डालें एज इट इज निकालने की। अदर इनकम में 6 लाख पड़ा है कैपिटल गेन। बताएं, अदर इनकम में 6 लाख पड़ा होना चाहिए कैपिटल गेन? पड़ा होना चाहिए, पड़ा होना चाहिए, पड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारे टैक्स वालों की नजर में नहीं पड़ा होना चाहिए। अकाउंटिंग वाले डालते हैं, डालें। तो क्या इस 17 लाख में 6 लाख पड़ा है? पड़ा होने की वजह से 58 में भी पड़ा है, और मैंने तो 58 के ऊपर हेडिंग दे दी हुई है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब क्या करूं, बोंगी मार के इधर से माइनस कर दूं? नहीं नहीं, हद होगी यार, लूट मची हुई है। तो 5800 में पड़ा हुआ है 6 लाख, क्या करूं इसको? ये रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट है, माइनस कर दें यहां से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वो भी लकीली 600 ही है। पड़े हुए को निकाल दें और छोटा सा यहां पे लिख लें री क्लासिफाई। कौन सा फाई? री क्लासिफाई। अच्छा, रिक्लासिफिकेशन में ना एक रूल सुन लें। अगर तो ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हुए तो नॉर्मल रिजीम, अगर ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स हुए तो सिक्योरिटीज। अगर ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हुए और होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हुआ तो गेन को 75% से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉस को 75 से मल्टीप्लाई नहीं करते। और अगर ये सिक्योरिटीज हुई तो ऐसी सूरत के अंदर कुछ भी नहीं करना, ना गेन को 75% से मल्टीप्लाई, ना लॉस को, एज इट इज गेन निकाल लेना। अब जरा जाके देखते हैं रिक्लासिफाई करते हुए कि ये क्या है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं या पब्लिक के? किस कंपनी के शेयर्स हैं? प्राइवेट। और खरीदने और बेचने के दरमियान 1 साल से जम मार के देख लिया करें ना, यकम अगस्त 14, यकम अगस्त 15, उसके बाद कहीं जाके बिका है तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा। अब जब रिक्लासिफाई करना है ना, अब टैक्स वालों के रूल सोच लें। अब बता दें पूरा 12 लाख इनकम, 6 लाख इनकम में डालूं या 6 लाख का 75%? लेकिन मेरे ख्याल से एक हेडिंग देनी पड़ेगी वर्क, इसका टोटल मैं कर लूंगा इंशाल्लाह, बिजनेस का टोटल मैं आपसे ही करवाऊंगा, मैंने कोई घर से नहीं करके लाना। वर्किंग टू इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसमें जो गेन आया है 6 लाख का, उससे पूरा इनकम में डालूं या 75%? ये नॉर्मल रिजीम है। कितना आ गया? 450। 450 इज माई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है यार। अच्छा, मुझे बिजनेस का टोटल करवा दे कोई बच्चा। बिजनेस का टोटल 6437, ये मेरी बिजनेस इनकम है, और जो नीचे छोटी सी नजर आ रही है वो मेरी कौन सी इनकम है? कैपिटल गेन। किताबें बंद करने की इजाजत है, लेकिन मेरी एक बात जरूर सुननी है आपने।
ओके, मेरी बात देख लें, किताब रख लीजिएगा अंदर, जहां है जिस हालत में रुक जाएं, ऐसे किताब रखी ऐसे ही पकड़ के तो रुक जाएं। ये बिजनेस इनकम 6437 और ये 450, ये दोनों कल मैं इसके ऊपर लिखूंगा, फिर मेरी एओपी की क्या निकल आएगी, टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम पे फिर मैं टैक्स निकाल लूंगा और फिर ये वाली वर्किंग करूंगा कल। लेकिन ये वाली वर्किंग थोड़ा कल टाइम ले जाएगी क्योंकि मैंने बोनस और तनख्वाहें भी देनी है जो आज नहीं थी। ये वाली वर्किंग का टाइम ले जाएगी हमारा थोड़ा सा, और फिर आके यहां बाकी का न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। और असद के न्यूमेरिकल में हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि शायद असद का डाटा नहीं दिया हुआ। तो ये जो दो फिगर्स अभी निकली हैं वर्किंग 1 और 2 की, कल यहां पे आके पोस्ट होनी है। इधर ले आओ कैमरा, असल में कुछ बच्चे अभी वो नोट करना चाह रहे हैं।